है और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी यकीन हो जाता है कि यह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला रूम है। और बस फिर क्या, ये लोग उस रूम से एक के बाद एक महंगी चीज मांगते हैं और वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। ये लोग महंगी वाइन्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डायमंड, गोल्ड, खाने पीने की चीजें और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। रात को नादिया मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी इतनी सारी विशेष कैसे पूरी कर रहा है, लेकिन मैट कहता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हमें बस एंजॉय करना है। इस तरह से ये दोनों अगले कई दिनों तक अपनी जिंदगी बिलियनर्स की तरह गुजारते हैं। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो लाइट्स टिमटिमाती और उनकी सारी ख्वाहिशें बेसमेंट में बने उस रूम में तुरंत पूरी हो जाती। ये दोनों डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं और खूब मजे लेते हैं। लेकिन उनकी यह चमक दमक वाली जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। वैसे तो यह रूम हर एक चीज दे सकता था, पर एक चीज जो इन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो चीज उन्हें रूम दे भी सकता था, लेकिन ये दोनों रूम से उस चीज को मांगने के लिए तैयार नहीं थे। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बच्चा था। एक दिन मैट नादिया को बच्चे का एक झूला गिफ्ट करता है, जो कि इस बात का इशारा था कि हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि पहले भी उसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अब नादिया परेशान हो जाती है। काफी देर तक सोचने के बाद वो इस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है और बच्चा उसे मिल भी जाता है। जब मैट आकर नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और नादिया को डांटने लगता है कि तुम्हें बिना परमिशन के बच्चे को नहीं लेना चाहिए था। इस बात पर इन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने यह शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफें उसे न झेलनी पड़े। वो कहती है कि हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो नादिया से कहता है कि तुम उस रूम में जाकर रूम से इस बच्चे को वापस लेने की विश करो। अब नादिया न चाहते हुए भी उस रूम में आती है और बच्चे को गायब करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो बच्चे को मैट के हवाले कर देती है। अब गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उस बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस नादिया की गोद में डाल देता है। अब ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि इस बच्चे को पालेंगे और इस तरह से ये दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स भी बन जाते हैं। अब बच्चे को लेकर नादिया तो काफी खुश थी, पर मैट को इस बच्चे से बिल्कुल भी लगाव नहीं था और मैट इस रूम के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो फिर से रिसर्च करने लग जाता है और उससे पता चलता है कि वो लड़का जिसने इस घर के ओनर यानी अपने माँ बाप को मार दिया था वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में जिंदगी बिता रहा है। यह जानने के बाद मैट अपने विश के जरिए मांगे गए पैसों के ढेर से कुछ पैसे अपनी पॉकेट में रखता है और जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स मैट से पूछती है, क्या तुम एक रिपोर्टर हो, क्योंकि पिछले 45 सालों से जॉन के लिए कोई भी परिवार का बंदा नहीं आया। ये सुनकर मैट झूठ बोल देता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। कुछ देर बाद जॉन आता है। जॉन बूढ़ा हो चुका था और जॉन पीछे वाले टेबल पर बैठकर मैट से कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर मैट को कुछ अजीब लगता है और वो डायरेक्ट जॉन से पूछता है कि तुम इस रूम के बारे में क्या जानते हो और तुमने अपने मॉम डैड को क्यों मारा। तब जॉन कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा बल्कि उस रूम ने मुझसे यह करवाया। इसके बाद जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी मजे कर रहे हो, खूब खाना पीना, महंगे कपड़े और एंजॉय, लेकिन जल्द ही इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और जॉन मैट से कहता है, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैट को जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर घर लौटने लगता है। रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी खड़ी करता है। पेट्रोल डलवाने के बाद जब मैट एम्प्लॉई को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में पैसों की जगह राख निकलती है। यह देखकर वो परेशान हो जाता है और दूसरी जेब से एम्प्लॉई को पैसे पकड़ाकर सीधे घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि जाते हुए उसने ढेर सारे पैसे अपनी जेब में डाले थे, फिर अचानक वो पैसे कहां गायब हो गए। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने रूम से विश के जरिए जो पैसे मांगे थे वो उन पैसों को उठाकर बाहर खिड़की से फेंक देता है और देखते ही देखते वो पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैट विश के जरिए मांगी गई एक पेंटिंग को उठाकर उसका आधा हिस्सा घर के